हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की आज की क्लास में हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दारोगा। कहानी सम्राट प्रेमचंद की कहानियों में उस समय में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और अत्याचार का दर्शन होता है। कहानी नमक के दारोगा का विषय भी तत्कालीन समाज में सरकारी कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार की एक झलक दिखाना है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर, जो एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, और दूसरे हैं पंडित अलोपी दीन। पंडित अलोपी दीन दातारगंज के सबसे अमीर और इज्जतदार व्यक्ति हैं, जो पैसा कमाने के लिए गैरकानूनी काम करते हैं और जिन्होंने धन के बल पर सबको अपना गुलाम बना रखा। आइए देखते हैं कहानी के मुख्य अंश। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब नमक का विभाग बना और ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तुओं का व्यापार बंद हो गया, तो लोग चोरी छिपे इनका व्यापार करने लगे, छल प्रपंच और रिश्वत से अपना काम करवाने लगे। अधिकारियों को बहुत लाभ हो रहा था, इसलिए हर कोई नमक के विभाग का दारोगा बनने के लिए ललचा रहा था। उस समय फारसी भाषा की प्रबलता थी। प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़ने वाले फारसी के जानने वाले लोगों को सर्वोत्तम पदों पर नौकरियां मिल जाती थी। मुंशी वंशीधर भी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की खोज में निकले। उनके पिता बड़े अनुभवी व्यक्ति थे और जाते समय उन्होंने बेटे को उपदेश देते हुए कहा, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, हम सब कर्ज से दबे हैं, लड़कियां जल्दी जल्दी बड़ी हो रही हैं और मैं तो बूढ़ा हूं, न जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा काम ढूंढना जिसमें तनख्वाह के अलावा ऊपरी आय अधिक हो, क्योंकि तनख्वाह तो पूर्णमासी का चांद है जो महीने में एक बार मिलता है और ऊपरी आय से ही घर में बरकत होती है। मुंशी वंशीधर पिता का आशीर्वाद लेकर अच्छे शगुन से घर से निकले थे। घर से जाते ही उन्हें नमक के दारोगा के पद पर नौकरी मिल गई। 6 महीने में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से सबको अपना बना लिया। कुछ समय के बाद जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में धुत थे। दारोगा जी भी मीठी नींद सो रहे थे। तभी उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। ऐसा क्या हो रहा है, यह देखने के लिए उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ गए। आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल से जा रही थी। गाड़ी वालों को डांटकर पूछा, ये किसकी गाड़ियां हैं? जवाब मिला, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के। गाड़ियां कहाँ जाएंगी? कानपुर। पर गाड़ियों में क्या है? इसका जवाब न मिलने पर उन्होंने टटोल कर देखा तो उनका शक ठीक निकला। गाड़ियों में नमक था। उन्होंने तुरंत पंडित अलोपी दीन को आने का आदेश दिया। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर आधी रात के समय कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। सारे गाड़ीवान घबराए हुए उनके पास पहुंचे और कहा, दारोगा ने आपकी गाड़ियां पकड़ ली हैं और आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। उनका मानना था कि धरती पर ही नहीं, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज चलता है और वे पैसे के बल पर सब कुछ करवा सकते हैं। ऐसा सोचकर पान का बीड़ा चबाते हुए लिहाफ ओढ़े वे वंशीधर के पास आए और बोले, बाबू साहब, ऐसा हमसे कौन सा अपराध हुआ जो आपने हमारी गाड़ियां रोक ली? वंशीधर ने कहा, यह सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपी दीन बोले, हम सरकारी हुक्म नहीं जानते, आप ही हमारी सरकार हैं। कहिए, हम आपके लिए क्या प्रस्तुत करें? उन्होंने कहा कि आप रिश्वत के बल पर एक ईमानदार व्यक्ति को नहीं जगा सकते और तुरंत जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया कि पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लें। यह पहला अवसर था जिसमें पंडित अलोपी दीन को ऐसी कठोर बातें सुनने को मिली थी। पंडित अलोपी दीन ने कहा, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और हम आपको 1000 के नोट भेंट करने को तैयार हैं। वंशीधर ने कहा, 1000 नहीं,
1,00,000 भी मुझे सत्य के मार्ग से नहीं हटा सकते। और धीरे धीरे पंडित अलोपीदीन ने रिश्वत की रकम को 5 से 10, 10 से 15 और 20,000 तक पहुंचा दिया, किंतु वंशीधर सत्य मार्ग पर अड़े रहे। उन्होंने बदलू सिंह को पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। पंडित अलोपीदीन ने कहा, अभी मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूं। वंशीधर के न मानने पर रकम धीरे धीरे करके 40,000 तक पहुंच गई, पर वंशीधर ने उनकी बात न मानी और उन्होंने बदलू सिंह को हुक्म दिया। बदलू सिंह हथकड़ियां लिए जैसे ही पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा, पंडित जी अचानक से बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी के बाद सुबह चारों ओर उन पर टीका टिप्पणियां हो रही थीं। जब पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी लगाए अदालत में लेकर जा रहे थे तो चारों ओर हलचल मच गई। उन्हें देखने के लिए सभी लोग बेचैन थे, किंतु जैसे ही पंडित अलोपीदीन को अदालत में पहुंचाया गया, वहां का नजारा अलग ही था। अधिकारी, वकील, चपरासी, चौकीदार सब उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें बचाने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। अदालत में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। दूसरी ओर वंशीधर चुपचाप खड़े थे। सत्य के सिवा उनके पास कोई हथियार न था। जो गवाह थे वे भी पैसे के बल पर डांवाडोल हो रहे थे। अदालत में न्याय का दरबार था, पर वहां सभी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। शीघ्र ही मुकदमा खत्म हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने निर्णय सुनाते हुए कहा, पंडित अलोपीदीन के खिलाफ जो सबूत हैं वे भ्रमात्मक और निर्मूल हैं। इतना बड़ा आदमी छोटे से लाभ के लिए ऐसा कार्य नहीं कर सकता। हालांकि दारोगा वंशीधर का ज्यादा दोष नहीं है। वे अपना काम बहुत सजगता से कर रहे थे, पर उनके कारण एक भले आदमी को कष्ट उठाना पड़ा। अतः उन्हें भविष्य में होशियार रहना चाहिए। अदालत में धन की जीत हुई। सभी लोग खुशी से उछल पड़े। आज धर्म ने धन के पैरों तले हार स्वीकार की। अलोपीदीन गर्व से अपना सिर ऊंचा किए बाहर निकले और दूसरी ओर वंशीधर सिर झुकाए हुए। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही थी। एक ही सप्ताह में उनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर आ गया। उन्हें अपनी ईमानदारी का फल मिला था। दुखी मन से वे अपने घर की ओर चल पड़े। बूढ़े पिता ने जब यह समाचार सुना तो अपना सिर पीट लिया। क्रोध में कठोर बातें भी कहीं। उनकी माता की रामेश्वर और जगन्नाथ की यात्रा की इच्छाएं मिट्टी में मिल गईं और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी न की। इस घटना को अभी एक सप्ताह ही हुआ था कि अचानक से एक दिन एक सजा हुआ रथ मुंशी वंशीधर के दरवाजे पर आकर रुका। जाकर देखा तो पंडित अलोपीदीन थे। बूढ़े मुंशी जी अपने पुत्र के व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए बोले, पंडित जी, लड़का अभागा कपूत है। किंतु पंडित अलोपीदीन ने कहा, ऐसा ना कहिए, वह तो कुल तिलक है और अपनी कीर्ति और उज्जवल भविष्य के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिर भी वे वंशीधर से बोले, दारोगा जी, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था और आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने अपने धन के बल पर बड़े से बड़े अधिकारियों को अपना गुलाम बना लिया है, किंतु मुझे किसी ने परास्त किया तो वे आप हैं और इसलिए आज मैं आपके सामने एक प्रार्थना लेकर आया हूं। जब तक उसे स्वीकार न कीजिएगा मैं द्वार से नहीं जाऊंगा। वंशीधर ने कहा, मैं किस योग्य हूं? कहिए, जो सेवा होगी उसमें मैं कोई भूल न करूंगा। पंडित अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ कागज निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि वो पंडित मुंशी वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। 6,000 रुपए वार्षिक वेतन के अलावा रोज का खर्च, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर आदि मुफ्त। वंशीधर ने कहा, पंडित जी,
मुझ में इस कार्य को करने का सामर्थ्य नहीं है और ना ही मैं इस पद के योग्य हूँ। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति की आवश्यकता है और आपके गुणों का परिचय तो मैं खूब पा चुका हूँ। कलमदान से कलम निकाली और कहा, अब ज्यादा सोच विचार न कीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की नजर से देखते हुए कांपते हाथों से मैनेजरी के कागज पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। इस प्रकार वंशीधर को उनकी ईमानदारी का इनाम प्राप्त हुआ। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आप पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्वाध्याय के प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिख लें। इस पाठ के लॉन्ग आंसर्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें पंडित अलोपीदीन और मुंशीधर का चरित्र दारोगा बोलता है। ये दो निबंध के विषय भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आई होप कि आप ये भी अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे। थैंक यू।